नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिन-जिन खबरों को लेकर चर्चा करेंगे तो पहले एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। तो बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे प्याज के दाम को लेकर। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि प्याज के बढ़ते भाव से एक तरफ किसान काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वहीं ग्राहकों पर भी इसकी मार पड़ती दिख रही है। दूसरी जो खबर है वो किसान आंदोलन से जुड़ी, जहां किसान नेता राकेश टिकैत का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है और आगे की रणनीति अब तैयार हो चुकी है आंदोलन को लेकर। क्या कुछ उनका वो बयान है वो आपको आज के इस बुलेटिन में सुनाएंगे और साथ ही बात करेंगे मौसम को लेकर। बात करेंगे हिमाचल के मौसम की, जहां पर जिस तरीके से भीषण गर्मी में लोग सैलानी पर्वतीय क्षेत्रों का रुख करते हैं, वहां जाके ठंडी महसूस करते हैं, लेकिन इस बार तस्वीरें उल्टी हैं क्योंकि आसमान से बरसती आग ना सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में बल्कि पहाड़ों पर भी अपना कहर बरपा रही है। तो अभी की क्या स्थिति है, क्या कुछ कहना है आईएमडी का, वो भी आपको सुनाएंगे और साथ ही बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के मौसम को लेकर, क्योंकि भीषण गर्मी की चपेट में इस वक्त राजधानी दिल्ली है, उससे सटे जो इलाके हैं वो भी इसकी जद में हैं। तो ऐसे में आईएमडी का क्या कुछ कहना है वो आपको बताएंगे और बात करेंगे आखिर में देश भर के मौसम को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्याज के दाम को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि निर्यात बंदी खत्म होने के बाद प्याज के दाम रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र में प्याज का दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया, जो किसानों की उम्मीद से भी बहुत अच्छा है। किसान खुश हैं कि सरकारी नीतियों की वजह से पिछले 2 साल से वो जो नुकसान रह रहे थे, उसकी कुछ भरपाई हो रही है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार 18 जून को राज्य की 3 मंडियों में प्याज का दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और उससे अधिक रहा। इसके पीछे निर्यात खुलना और आवक की कमी है। राज्य में प्याज का उत्पादन भी कम हुआ है, इसलिए भी दाम बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है, जिसका कुल उत्पादन में हिस्सा 43% का है। बोर्ड के अनुसार नागपुर की कामठी मंडी में 18 जून को न्यूनतम दाम भी 3,000 रुपए क्विंटल तक पहुंचा और अधिकतम दाम की बात करूं तो 4,000 और औसत रेट 3,500 रुपए दर्ज किया गया। इसी तरह पुणे के जुन्नर में अधिकतम दाम 4,110 और औसत 2,800 रुपए रहा। अमरावती की बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम दाम 4,000, औसत दाम 2,750 रुपए क्विंटल रहा। तो वर्तमान रबी प्याज सीजन में एक साथ इतनी मंडियों में पहली बार किसानों को जो दाम मिले हैं वो बेहतर मिले हैं, जिससे कि किसान बहुत ज्यादा खुश है। 4,000 रुपए का रेट मिलना इतनी मंडियों में, ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरीके से जब एक्सपोर्ट बैन हुआ था प्याज पर, ड्यूटी पर बैन लगाया गया था, उसके बाद किसानों की नाराजगी देखने को मिली थी और कई महीनों के बाद जब इसको हटाया गया तो उसके बाद किसानों की खुशी नजर आई थी कि आखिर उन्हें अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन कुछ दिन तक हालात ठंडे पड़ते नजर आए, लेकिन जिस तरीके से अब किसानों की जो उम्मीदें थी, अब उम्मीदें लगातार नजर आ रही है, उन पर काम दिखना शुरू हो चुका है। किसानों को उनका जो भाव है वो भरपूर तरीके से मिल रहा है। महाराष्ट्र के किसान चाहते हैं कि सरकार अब दोबारा प्याज का एक्सपोर्ट बैन ना करे, क्योंकि बहुत मुश्किल भरे दिन देखने के बाद उन्हें थोक में सही दाम मिलना शुरू हुआ। अभी सरकार ने निर्यात पर $550 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य, जिसे एमईपी कहा जाता है, उस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। किसान इसे हटाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि निर्यात और बढ़े और उन्हें अच्छा दाम मिले। तो किसान ये उम्मीद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय हरिद्वार किसान कुंभ के समापन पर एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें 26 प्रस्ताव पारित किए गए। 100 दिवसीय संघर्ष का एजेंडा तय किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के मुद्दे के प्रति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की उदासीनता को दूर करने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। टिकैत ने चेतावनी दी कि अगर
सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो कांवड़ यात्रा के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट मोर्चे की वकालत करते हुए 2025 तक 25 किसान भवन बनाने का लक्ष्य रखा। और क्या कुछ कहना है, क्या-क्या वो बातें रही, एक बार आपको ये दिखाते हैं। और जो पदाधिकारी 5-10 आदमी अपने नहीं जा सकता तो उसका मतलब उसका सहयोग नहीं है, वो जिले में कटिंग करने का काम कर रहा। गिनती उन्हीं की कर लो जो कटिंग कर रहे जिला अध्यक्ष की। उसकी जिला अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि मेंबरशिप बढ़ेगी तो पदाधिकारी से बढ़ेगी। गांव में जाओ, अपनी मेंबरशिप बढ़ाओ, जो भी पदाधिकारी बढ़ गया, जिसको पद मिल गया वो 25 मेंबर अपने बना लो, वो सक्रिय मेंबर बन जाओ। गांव प्रधान की मजबूरी, भाई वोट लेने तो एक टेंट लगा दो। जब तक टेंट किसान संगठन के लोग अपने आप नहीं लगाओगे, उनकी आस्था नहीं होगी। जब तक आंदोलन नहीं चलते, जब तक आप गद्दे पर सोने की आदत नहीं छोड़ोगे तो आंदोलन नहीं होगा। बाज जो है, जो चील हो, बाज हो, वो अपने बालकों को घास का घोंसला नहीं देता। कह लगे भाई बिजली माता जी है, नहीं बिजली माता जी होगी। कलयुग की माता जी कौन सी? बिजली माता है। बूढ़ा भी उसी की सोच हो रहा है, बिना बिजली के दी नहीं आती। अभी बताते थे नकली बेचते सब, वो भी असली नहीं है। पहले स्प्रे करते थे, गैलेक्सी आती थी एक, फिर हाथ वाली स्प्रे मशीन आ गई। आदमी कमों को गिर था, हाथ उठ लगा थे, मैं थोड़ी में गिर ले। गोबर खाद का इस्तेमाल, गौमूत्र का इस्तेमाल, दवाइयों की जगह इनका भी इस्तेमाल करो, उससे भी फायदा मिलता है। खर्चे कम करो, आंदोलन पे ध्यान दो, मेंबरशिप पे, ट्रैक्टर प्रमुख पर। ट्रैक्टर प्रमुख की राड ये है कि ट्रैक्टर सर्वेक्षण करके आपको जरूर बेच देंगे। अपने घर को लगाने का, वो 20-50 साल आपके घर में टंगा रहेगा प्लास्टिक के लेमिनेशन से, उसको बेच देंगे, वहां पे एड्रेस हो जाएगा। ये 10 साल पुराने ट्रैक्टर जो सरकार की पॉलिसी है, सब टूटेंगे। क्या कोई किसान बदल सकता है 10 साल पुराना ट्रैक्टर? अब उनकी पॉलिसी आ गई कि अगर 5 साल उसको 100 दिन में उठल पटल, हरियाणा में भी कितनी होगी, हरियाणा वाले समझेंगे। सोया की दिन है, वहां पे भी 100-150 दिन होगा और ज्यादा नहीं है। इतना झटका मार दिया हरियाणा ने, अब फिर अब निपटा देगा वहां खुद। आप ये कब जाने पड़ेंगे स्टेट और सरकार, ये वैसे नहीं डर रही। सरकार डरेगी आंदोलन से, सरकार डरेगी कार्यक्रमों से, सरकार डरेगी प्रोग्राम से। तो जो 100 दिन का जो एजेंडा रहेगा हमारा, ये रहेगा मेंबर बढ़ाने का, आंदोलन करने का, बिजली के इशू रहेंगे, मेरठ वालों से बातचीत होगी। ये कावड़ के बाद में बिजली के मूवमेंट शुरू करने पड़ेंगे। वही लोटूरा ट्रैक्टर टोल तो बढ़वाएगी, अब तजर्बा तो होगा कहाँ कैसे रुकना, लंगर चलाने की व्यवस्था होगी। बहुत पहले कहा कि एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। ये जो गांव से घर, जिनसे घर के भी दुखी है ना, जो रनवे है घर से दुखी है, इसे आंदोलन को वे ही चला देंगे। ठीक है, यही चला देंगे। आपका ही भी आरक्षण मांगेंगे। हमने पहले भी कहा भाई, निकाह भी 10% आरक्षण दे दो, 15%। आपकी मदद करेंगे, आप इधर संगठन को चलवा दोगे, ठीक आंदोलन। और घर जाके क्या करोगे वहां? किसी को बिना नहीं करोगे वहां पे। अच्छा, घर वालों के भी दिमाग ठीक हो जाएंगे, भैया तो घर वाला घर से काम करवाओगे खेत में,
लंबी हड़ताल करो ना घर में भी। एक गांव एक ट्रैक्टर 15 आदमी और 10 दिन उनको फिर रिपीट कर लो, ज्यादा लंबा आंदोलन के लिए फिर कर लो। ये 10 रुपए आप दे दोगे तो ये लगा के मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं। जो आप यहां से धन देते हो उस पूरे जमीनों की, उस पूरे पैसे की जमीन खरीदी जाती है। जो कोई जमीन दान में कर सकेगा, बिजनौर में जमीन खरीदी, जमीन के पैसे बिजनौर वालों ने दिए, बैनामे के पैसे सेंटर से गए। 10 बीघे जमीन 23 लाख रुपए की फिर आई मुजफ्फरनगर में ही नहर के किनारे ट्रस्ट के नाम खरीदी। कमरे बनेंगे, सेंटर बनेंगे, जो ट्रेनिंग सेंटर होंगे कि किसी की आपस चल रही, वो आपस में सींग फंसा ले तो 100 लोगों को वहां पे भेज दो, भाई सेंटर भेजा, 15 दिन वहां पर 10 दिन लो, 5 दिन लो, उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, जिसको 10 लाख रुपए देने उसको कल नहीं परसों वो यही घूम रहा, मकाबे देंगे 4 उस पर जाएंगे, 10 अब कर देंगे जो यहाँ इकट्ठा होगा, कुछ और मांग के देकर उसको 10 का 14 चला जाएगा, 25 उसके जाने, उसका कर देंगे 5-6 संगठन का। अकेले जब संगठन ने जो टिकट करवाए, जो फ्लाइट में गए, वो संगठन का खर्चा था। जो आप चंदा देते हो वो सब वहां पर बनता है। तो अपना ये दिया भी करो। जो 10 रुपए से का है, कह रही केक कट रहे, 2-2 5,000 रुपए खर्च कर रहे। जिसका जैकवा जन्मदिन है, एक ही झंडों के पैसे उसको अपने गांव में जमा करने पड़ेंगे, झंडे दान देने पड़ेंगे। मान जाएगा पक्का जन्मदिन, केक में खर्च कर रहे भाई, उतने झंडे भी ले गए। अगली खबर जो मिल रही है वो मौसम से जुड़ी हुई खबर है। बता दें कि शिमला से खबर मिल रही है, जहां मैदानी इलाकों में गर्मी से इन दिनों हाल बेहाल है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, खास करके शिमला और मनाली का, जहां लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी इस बार गर्मी अपना कहर बरपा रही है और ऐसे में कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अमूमन जो लोग इस वक्त जून जुलाई के वक्त शिमला का और जिस तरीके से मनाली का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी भीषण गर्मी से पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रेड अलर्ट कई जगह पर जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथ में छाता लेके जो ये पर्यटक नजर आ रहे हैं, ये दूर दराज से यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें ठंडा का एहसास नहीं हो रहा है। ये भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से पर्यटकों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। ही होता है क्योंकि शिमला और मनाली दोनों की हाइट मनाली की थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन जो आमतौर पर देखा गया कि मनाली के तापमान, क्योंकि स्नो लेडन्स जो माउंटेन्स है उसके बिल्कुल पास है, तो तापमान कम रहता है। लेकिन 3 दिन वहाँ भी तापमान इस साल ज़्यादा रहा। तो कुल मिला के न केवल मध्यम और जो निचले क्षेत्र है, बल्कि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले एरियाज है वहाँ भी कुछ जगह पे तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा देखने को मिले और हीट वेव कंडीशन इवन शिमला में भी इस साल देखने को मिली। देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी अगले आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है, आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा।
उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो है बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एलिनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी आने की बजाय भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से, उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। दिल्ली में भी अब बात करेंगे मौसम को लेकर, क्योंकि दिल्ली में भी भीषण गर्मी का अटैक देखने को मिल रहा है। कल तक पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, यूपी में रेड अलर्ट रखा गया था। आज उसका वार्निंग लेवल थोड़ा कम है, लेकिन लोग तब भी परेशान है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत में भीषण लू का कहर है। दिल्ली के लोगों को कब राहत मिलेगी और आसपास के अन्य राज्यों से जानेंगे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। कहा जा रहा था कि आज से दिल्ली में थोड़ी सी लोगों को राहत मिलेगी, क्या असर है? देखिए, जैसे हमने वैसे कल यही कहा था। कल हमने पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लिए, इवन बिहार के लिए रेड अलर्ट दिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत जहां रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहा, स्लाइटली जो हीट वेव में थोड़ा वेट मिल रहा है। अगर जी आप जो पिक्चर्स देखेंगे आज क्या है, तो जो हमारा, इसलिए हमने जो किया था पंजाब हरियाणा के लिए, आज के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। कल भी हमने यही कहा था, थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, थोड़ा कम हो गई है। इसके बाद स्लोली और कल के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा, जो येलो अलर्ट ही रहेगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्पेसिफिकली वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों के लिए वहां पे 2 दिन के लिए स्पेसिफिकली रेड अलर्ट है। बाहर टेम्परेचर में थोड़ा अवेटमेंट होगा, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। और ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है, कल से जहां अवेटमेंट आ जाएगा। सिमिलरली बाकी उड़ीसा वगैरह में जितना बिहार राज्यों में वहां ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। अगर मैं जब सैटेलाइट के माध्यम से बताना चाहूंगा, आप देखिए कि पूरा आपका हिस्सा क्लाउड से भरा हुआ है और इस समय जहां काफी ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, जिसके लिए हमने असम, मेघालय, साउथ हिमालयन, वेस्ट बंगाल, वहां के लिए रेड अलर्ट भी दे रखा था। और हमारा यही अनुमान है जहां रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा चालू रहेगा। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी अभी रेनफॉल एक्टिविटी स्पेसिफिकली केरला, तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल रहेगा और 2 दिन के बाद उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। वहां पे 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी होने का। बीते कुछ हफ्तों से दिल्ली में तापमान जो है वो 47 डिग्री तक जा रहा है। लू के थपेड़ों से लोगों को राहत नहीं मिल रही है, तो उसके क्या है कि आने वाले दिनों में, अभी फिलहाल 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी था, आज के लिए और आने वाले दिनों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कल हमने जो फोरकास्ट दिया था उसके लिए कल के लिए हमारा रेड अलर्ट था। आज हम अनुमान लगा रहे हैं थोड़ा बहुत क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो जाएगा, हल्का फुल्का रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के कारण टेम्परेचर में स्लाइट गिरावट आएगी। इसके लिए आज हमारा जहां के लिए पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल से वो फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन फिर भी अभी जैसे सीजन चल रहा है ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल तो होगा नहीं। टेम्परेचर 40+, 42+ रहने का मान रहेगा। अब बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भीषण गर्मी की जद में इस वक्त उत्तर भारत है। उत्तर और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से मंगलवार को भी भीषण गर्मी की चपेट में रहे, जिससे कि बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और जिस तरीके से लगातार लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, आईएमडी का ये कहना है कि यूपी,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर अभी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे कि लोगों को अभी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जो अधिकतम तापमान की बात की जा रही है वो 44 से लेकर 46 डिग्री के बीच रहेगा। अ, गर्मी के बीच ही भीषण जल संकट का सामना कर रही दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक चल रहा है। शहर में न्यूनतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो साल के इस समय के सामान्य से कम 6 डिग्री अधिक रहा। अधिकारियों का कहना है कि लगातार गर्मी के बीच एयर कंडीशनर और कूलिंग उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण कूलिंग लोड के कारण बिजली की जो मांग है वो रिकॉर्ड वृद्धि है। आईएमडी का ये कहना है कि उच्च न्यूनतम तापमान या गर्म रातें जानलेवा गर्मी के प्रभाव को बढ़ा रही हैं, क्योंकि रात के वक्त भी लोगों को गर्मी से निजात मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रात में भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं गर्मी से। लेकिन अभी कुछ दिन इसी तरीके से हालात बने रहने वाले हैं, उसके बाद शायद लगभग 1 हफ्ते के बाद थोड़ा बहुत मौसम में तब्दीली हो सकती है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए